गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SR एजुकेशन हब में, जिसमें हम आज ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 व 7 की हल करेंगे, जिसके कार्यपत्रक संख्या 19 से लेकर 24 तक आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, हमें कार्यपत्रक 19, इसका पहला प्रश्न है मिलान कीजिए कि कौन सा कोण कौन से कोण के पास में है, यानी कौन सी आकृति कौन से किस नाम से जानी जाती है। तो देखो, हम इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जीरो से 90 से थोड़ा छोटा, 0 से 90 से थोड़ा छोटा बस कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। और फिक्स 90 का जब पूरा का पूरा 90 कोण बन जाएगा वो कौन सा कहलाएगा? समकोण। 90 से अधिक कोण, 90 से अधिक का जो भी कोण होगा उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। 90 से अधिक का कोण को अधिक कोण। और जो 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण, उसको बोलते हैं सरल कोण। उसको कौन सा कोण बोलेंगे? सरल कोण। जैसे बिल्कुल 180 का डिग्री का कोण होता है बिल्कुल सीधा, यानी जैसे ये बिंदु है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोण कौन सा कहलाएगा? सरल कोण। सरल कोण। तो देखो, यानी 90 से देखो एक आकृति है, अगर 90 यहाँ पे होता है बिल्कुल फिक्स, ये कौन सा है? समकोण। इसको कौन सा बोलेंगे? समकोण, क्योंकि ये कौन सा डिग्री कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर इससे थोड़ा सा भी इधर झुका हुआ है, थोड़ा सा भी इधर, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण। अगर थोड़ा सा भी आगे की तरफ झुका हुआ है तो वो कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। और अगर बिल्कुल दोनों सीधा है, बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीधी है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सरल कोण। तो देखो यहाँ पे इसी प्रकार में पहला प्रश्न हल करना है। पहले प्रश्न में देखो, यह है आकृति ऐसे बनी हुई, थोड़ा झुकी हुई है, तो ये कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। फिर देखो, ये कोण बिल्कुल सीधा एक दूसरे के लंबवत है, तो ये कौन सा कोण हो गया? समकोण। और बिल्कुल सीधा जो भी कोण अभी हमने पढ़ा है, ये कौन सा कोण होगा? सरल कोण, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का कोण कौन सा कहलाता है? सरल कोण। और 90 से थोड़ा सा अधिक, वह कोण कौन सा होगा? अधिक कोण। तो इस प्रकार से इनको मिलाना है। इसी प्रकार देखो, हमें आकृति 2 को देखकर ये बताना है कि कौन कौन से कोण न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है और सरल कोण है। तो देखो, हम बात करें न्यून कोण की। पहला बॉक्स है न्यून कोण। न्यून कोण में देखो, जो भी जैसे 1 नंबर है, थोड़ा झुका हुआ है तो 1 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो 9 नंबर कोण, ये दोनों झुके हुए हैं तो 9 नंबर भी किस में आ जाएगा? न्यून कोण में। फिर देखो समकोण। समकोण के बारे में हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री का कोण, उसको क्या बोलते हैं? समकोण। यानी एक आकृति सीधी और उसमें जस्ट लंबवत, ये कोण कौन सा कहलाएगा? समकोण। जहाँ पे ये चिन्ह भी होता है वो भी कोण कौन सा होता है? समकोण। तो देखो इस चित्र में देखो कहाँ पे, देखो एक तो कहाँ पे 7 पे, एक 6 पे, 5 पे, 8 पे, 13, 12, है ना, 13, 12। तो ये 6 कोण कौन से हो जाएंगे? समकोण। फिर इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 से थोड़ा सा अधिक, यानी 90 यहाँ पे होता है तो थोड़ा सा अधिक, ऐसी आकृति। तो देखो 2 नंबर पे अधिक कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। इसके पश्चात सरल कोण। सरल कोण के बारे में हमने पढ़ा था बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी ये बिंदु है तो बिल्कुल सीधा। तो देखो 4 नंबर पे यहाँ पे कौन सा कोण बना हुआ है? सरल कोण। तो सरल कोण हो गया, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखो 20 नंबर कार्यपत्रक में हमें करना है कि कोण का मापन एवं उनकी रचनाओं की समझ सकना। तो देखो इसमें क्या करना होता है, जैसे चांदे की सहायता से आपको इन कोणों की आकृतियों को नापना होता है। तो चांदा सब जानते हो, डी होता है ना, जिसी को क्या बोलते हैं? चांदा, जो ऐसा होता है, ठीक। इसमें देखो 2 नंबर लिखे होते हैं, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे होता है 90, 90 के बाद 110, 120, 130, 140, 50, 60, 70, 180 तक होता है यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है? 180। ऐसे ही इधर से शुरू होता है 0 से लेकर 180 तक। तो ये ऐसा डी होता है। तो उसमें देखो यहाँ पे बीचों बीच में एक लकीर से खिंची होती है और एक रेखा इधर होती है। तो इन रेखाओं को आप नीचे वाली जो रेखा होती है इसके ऊपर रख लो और यहाँ पे देख लो, इस रेखा को देखो कि कौन सी डिग्री वाले कोण के पास आता है, तो आपको डी की सहायता से पता लग जाएगा। तो देखो हमने इसको नापा तो ये कितना डिग्री का निकला? 120 डिग्री का। तो देखो 90 यहाँ होता है, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कितना हो गया? 120। इसी प्रकार इसको नापा तो ये कितना का आ गया? 60 डिग्री का। फिर 3 नंबर कितने का आ गया? 150 नंबर का, 150 डिग्री का। फिर 4 नंबर, देखो जहाँ पे ये चिन्ह आ जाए वहाँ पे तो आपको बिना नापे ही क्या भर देना है? 90 डिग्री। समकोण होता है ये चिन्ह, जैसे चिन्ह किसका है? समकोण का। उसके बाद देखो 5 नंबर को आप जब
चांदी की सहायता से नापोगे तो ये कितने का आएगा 130। 6 नंबर को 50 डिग्री से और 7 नंबर को 110 डिग्री। 7 नंबर को आप चांदी की सहायता से नापोगे तो कितने का आएगा 110 डिग्री। ऐसे ही 8 नंबर को नापोगे तो कितना आएगा 40 डिग्री का। इसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न है, हमें डी की सहायता से यानी चांदी की सहायता से इन कोणों को बनाना है, एक तो 65 डिग्री का और एक 120 डिग्री का, 105 डिग्री का। तो देखो हम चांदी को देखो बिल्कुल ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर जो भी रेखा एक रेखा बना लेंगे पहले ऐसे सीधी, इसके ऊपर यहाँ पे उस चांदी को नापेंगे तो यहाँ से देखो 0, 10, 20, 30, 50, 60 है ना, तो 75 आएगा। 60 और 70 और 80 के बीच में 75 आता है, तो 70 और 80 के बीच में एक निशान होता है ऐसा, उसको क्लिक लगा के और 75 डिग्री का कोण बढ़ा लेंगे। ऐसे देखो 90 से अधिक होता है तो एक ऐसे 90 यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा अधिक यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा 105 डिग्री का। तो हमने ये कोण बढ़ा दिया। अगर इसमें देखो दोस्तों किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपने जो भी विषय अध्यापक है स्कूल का तो उनसे आप पूछ सकते हो और अच्छे से ज़्यादा समझ सकते हो। इसके पश्चात कार्यपत्रक 21, विविध भौतिक राशियों का मानक इकाइयों में मापन करने की समझ बना सके। तो देखो इसमें हमें स्केल के बारे में जानना है। स्केल आप जानते हो जिसको प्रयोग हम सीधी लाइन खींचने के लिए जिनके लिए प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं स्केल। तो देखो स्केल में देखा करो, इधर तो मोटे मोटे अक्षर थोड़े थोड़े दूर पे लिखे होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे होते हैं 0 से लेकर 15 तक। आप वाला जो स्केल होगा उसमें 0 से लेकर 15 तक की मापन होता है सेंटीमीटर तक। तो हम स्केल की सहायता से जैसे इन पेंसिलों को नाप सकते हैं। जैसे देखो ये स्केल बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखो इसकी लंबाई तो देखो यहाँ पे दे रखी है। जैसे अशोक की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, देखो हमने देखा यहाँ पे अशोक किसके बराबर है, इसके बराबर 12 के बराबर, 12 के बराबर आ रहा था अशोक की कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा ये किसके बराबर आ रही है 6 सेंटीमीटर, किसके बराबर हमें दाई कितने हो गई 6 सेंटीमीटर। सीमा की पेंसिल की बात करें तो सीमा की कितनी किसके बराबर है 8 के बराबर, तो 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। और ये पहले से दे रखा है 5 सेंटीमीटर रमेश की है ना। तो हमें इनकी लंबाइयों को पता लग गया। अब देखो इनकी पेंसिलों के नाप तो लिख ही लिए हमने। इसके पश्चात हमें कुछ प्रश्न पूछे गए नीचे, सबसे लंबी पेंसिल किसकी और उसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे लंबी पेंसिल किसकी थी अशोक की थी, तो अशोक की और कितनी सेंटीमीटर थी 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर। इसी पश्चात सेकंड नंबर, रमेश की पेंसिल हमेदा की पेंसिल से कितनी छोटी है। तो देखो रमेश की पेंसिल 6 सेंटीमीटर की थी और हमेदा की पेंसिल 5 सेंटीमीटर की थी। तो हमें कितनी छोटी है तो अंतर निकालने के 6 में से 5 किया तो 1, तो इतनी छोटी थी 1 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार देखो 3 नंबर, सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है। तो सीमा की पेंसिल 8 सेंटीमीटर है और रमेश की पेंसिल कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या है वो लंबी है। इसी प्रकार हमें जो रेखा दी हुई है दूसरे प्रश्न में, इनको नाप के जैसे इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक दूरी कितनी है इसको नाप कर हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमने इसको स्केल की सहायता से नापा तो ये कितनी आ गई 6.5 सेंटीमीटर, और इसको नापा सी और डी को तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर है ना। तो स्केल की देखो स्केल से नापेंगे कैसे, जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु है यहाँ से, तो एक बिंदु ये रहा इसको नापना हो तो स्केल को यहाँ पे 0 से टिक कर लेंगे और यहाँ पे देखो ये कहाँ तक जा रही है 10 तक जा रही है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम स्केल से दूरियों को नापते हैं। फिर आता है कार्यपत्रक 22। कार्यपत्रक 22 में देखो मानक इकाइयों के बारे में जानना है। जो भी भौतिक राशियों की मानक इकाइयाँ होती है उनको नापना होता है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है 3 सेंटीमीटर, तो हमें 3 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो हमें पहले ये जानना होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 3 में कितने हो जाएंगे 30 मिलीमीटर। इसी के पश्चात देखो 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं गुणा। यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करते हैं जब तो गुणा करते हैं, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो भाग देंगे जब भी इसकी इकाई होगी। तो 1 मीटर में हमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर है ना। तो देखो 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, यानी छोटी से बड़ी में जाना है। तो 100 का भाग लगेगा यहाँ पे, 200 में 100 का भाग दिया तो 2 आ गया। इसी प्रकार देखो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर।
1 मीटर में, ये भी हमें याद रखने योग्य है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। फिर देखो 4 नंबर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ये हमने पूर्व में पढ़ लिया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसके पश्चात देखो 50 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 में कितने होंगे? 500। तो देखो हमने 500 लिख दिया। इसी प्रकार 10 सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में चेंज करना है। 10 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मिलीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो 10 में कितना हो जाएगा? 100। 10 में कितना हो जाएगा? 100। और 1 किलोग्राम यानी 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4000। तो 4000 हमने लिख दिया। इसके पश्चात 3000 ग्राम, 3000 ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो देखो 1 केजी में हमने पढ़ा है कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो हमने अभी पढ़ा था कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में चेंज करते हैं जब तो गुणा करते हैं 1000 से, और इधर से इधर चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे। तो देखो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो 3000 में अगर 1000 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसके पश्चात 9 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो देखो 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम, है ना। 1 क्विंटल में कितने किलो? 100 किलो। तो 9 में कितना हो जाएगा? 900 किलो। इसके पश्चात 3 लीटर, 1 लीटर में होता है कितना? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर में। देखो हमारे जो भी तरल पदार्थ होते हैं उनको लीटर में नापते हैं, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000। तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे? 3000। तो हम 3000 लिख दिया। फिर देखो 4500 मिलीमीटर को लीटर में चेंज करना है, यानी देखो 1 में 1000 मिलीलीटर था, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1000 का भाग दे देंगे मिलीलीटर में चेंज करने के लिए। तो 4500 में इसका भाग दिया तो 4.5 लीटर। फिर आता है 12 नंबर, 5 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो हम सब जानते हैं भाई 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे? 500। ठीक। इसके पश्चात देखो 13 नंबर, 3 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? देखो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट। और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। कितनी? 60 सेकंड। तो देखो, और 1 घंटे में कितनी, है ना। तो देखो 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। 60 सेकंड। तो मैं पूछूँ कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो 30, 60 को 60 गुणा कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 3600। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। तो 1 घंटे में अगर कोई चीज़ 3600 है, तो 3 घंटे का निकालने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे? इसे 3 से 3600 को, 3 को 3600 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,800। इसी प्रकार 14 नंबर है, 4 घंटे 30 मिनट में कितने मिनट होगी? यानी देखो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 4 घंटे में कितनी हो गई? 1 में 60 है तो 4 में कितनी हो गई? 60 गुणा 4, यानी 6 चौक 24, 240। यानी 4 घंटे में 240, और 30 मिनट देखो अलग से लिख रखी है 30 मिनट, तो 240 और 30 कितना हो जाएगा? 270 मिनट। इसी प्रकार हम कार्यपत्रक 23, देखो इसमें परिमाप की अवधारणा को समझना है। किसकी अवधारणा को? परिमाप की। अब परिमाप क्या होता है? जैसे कोई भी आकृति बनी हुई हो तो उसका परिमाप होता है, जो उसकी मेयर होती है ना, जो बॉर्डर होता है उसका, ये उसका परिमाप होता है। जैसे आपकी कोई भी स्कूल होगी तो स्कूल की जो बाउंड्री होती है चारों तरफ की, स्कूल की जो बाउंड्री होती है, मान लो ये बाउंड्री है, मैं यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ से पूरा घूम के वापस इसी बिंदु पे आ जाऊँ, तो ये उसका क्या कहलाएगा? पूरा परिमाप। तो हमें किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसकी चारों तरफ की जो भी लंबाई होती है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, तो इसकी पूरा परिमाप ज्ञात करने के लिए करना हो तो हमें देखो पूरी इकाइयों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो देखो 2 और 2 कितना होता है? 4। 2 और 2 कितना होगा? 4। और 4 में 3 है, 3 6 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 10। देखो पहला प्रश्न करते हैं इसमें से। इसी प्रकार माया को अपनी ओढ़नी के चारों ओर गोटा लगाना है, तो उसके किस प्रकार पता किया कि ओढ़नी में कितना गोटा लगाएगा? तो देखो ये एक आयत की तरह बन रहा है, आयत की तरह बन रहा है। हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, इसकी चारों तरफ की जो भी लंबाई होती है वो होता है, जो भी इसके चारों यहाँ से लेकर ये पूरा,
है ना। तो आयत में क्या होती है, आयत की परिभाषा क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वो आयत कहलाता है। तो देखो ये 5 दे रखा है, ये भी 5 हो जाएगी, ये 2 दे रखा है तो ये भी कितनी हो जाएगी, तो हमें परिमाप याद करना है। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14। तो देखो इन सबको जोड़ के कितना मीटर आ गया, 14 मीटर, यानी उसको कुल कितना मीटर चाहिए, 14 मीटर। इसी प्रकार देखो हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। जैसे ये माया की कोई ओर नहीं है जिसकी लंबाई अलग अलग है, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका परिमाप याद करना है। तो देखो पहले 6 को जो 2 में जोड़ोगे, 2 को 6 में जोड़ोगे, 6 को 2 में जोड़ोगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 16 मीटर। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, देखो इसका परिमाप याद करना है। तो देखो ये सारी इकाई 7 7 है, तो देखो 7 में 7 जोड़ोगे 14, 14 में 7 जोड़ोगे 21, 21 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 28, 28 में 7 जोड़ा तो 35, तो टोटल कितना आ गया, 35 परिमाप। इसी प्रकार देखो 4 नंबर, इसका परिमाप याद करना है। तो 5 5 5 कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, है ना। और देखो नीचे दी गई माप वाली आयताकार आकृति का परिमाप याद करो। तो देखो कोई भी आयताकार, जैसे आयत ऐसा होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जैसे इसकी लंबाई, जैसे इस प्रश्न में दे रखा है लंबाई इसकी कितनी दे रखी है, 40, और चौड़ाई ये होती है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 30। तो हमें पता है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30, और अगर ये 40 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40। तो इसका परिमाप हम याद कर सकते हैं। देखो कैसे, 40 को 30 में जोड़ोगे 70, 70 को 40 में जोड़ोगे कितना आएगा, 110, 110 को 30 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 140 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जोड़ कर लिख रखा है ना। इसी प्रकार देखो दूसरा, आपकी बार वही है, आयत इसकी लंबाई ये 30 दे रही लंबाई, और ये कितनी दे दी, 20। तो हमें पता है इसके सामने वाले भी कितनी हो जाएगी, 30, और इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, 20। तो हमें इसका परिमाप याद करना है। तो जोड़ दें इनको, देखो 30 में 20 जोड़ा तो 50, 50 में 30 जोड़ा तो 80, 80 में 20 जोड़ा तो 100। तो इसका परिमाप कितना आ गया, 100। तो ये तो होता है परिमाप। देखो परिमाप को फिर से समझ लेना, परिमाप क्या होता है, जो भी आकृति, तो मैं कैसी भी आकृति दी हुई हो जिसमें एक बिंदु से उसके चारों तरफ की जो भी बॉर्डर होता है ना, वो क्या कहलाता है, इसका परिमाप। जैसे इसकी बात करें तो ये इसका परिमाप कहलाएगा, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे घूमा, वापस वहीं पहुँच गए, तो ये क्या कहलाएगा, इसका परिमाप। फिर आता है देखो 24 में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अवधारणा समझनी है। तो देखो परिमाप तो हमने समझ लिया कि चारों तरफ की आकृति क्या कहलाती है, परिमाप। और क्षेत्रफल होता है जो भी इसका अंदर का भाग होता है ना, जो भी आकृति दी हुई है उसके अंदर का जो पूरा भाग होता है, तो ये क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल। तो देखो आयत के बारे में हमें एक दो पता होना चाहिए। देखो आयत, जैसे आयताकार कोई भी आकृति होती है ना, उसका क्षेत्रफल, यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसे उसकी ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न, जिसमें देखो लंबाई दे रखी है कितनी, 5, और चौड़ाई भी कितनी दे रखी है, 5। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया, 5 को 5 से किया तो कितना आ गया, 25 वर्ग मीटर। इसी प्रकार देखो सेकंड नंबर, इसमें देखो लंबाई कितनी दे रखी है, 10, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर। तो देखो लंबाई और गुणा चौड़ाई, तो कितना आ गया, 60 मीटर स्क्वायर, ये 60 वर्ग मीटर, है ना। इन दोनों को गुणा कर दिया, यानी आयताकार आकृति में बिल्कुल सिंपल सा होता है, उनकी लंबाई को किससे गुणा कर दो, चौड़ाई, तो उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। इसी प्रकार देखो 3 नंबर, जैसे इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 10 और 110, और चौड़ाई कितनी दे दी, 170, चौड़ाई कितनी दे दी, 70। तो हम इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी किसकी आकृति है, आयत की, एक आयताकार खेत है कोई जिसकी। तो 110 को अगर 70 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7700 वर्ग मीटर। इसके पश्चात नीचे दिए गए आयताकार माप वाली आकृति का क्षेत्रफल याद करो। तो हमें पता है देखो लंबाई दे दी हमें और चौड़ाई दे दी, तो हमें क्षेत्रफल निकालने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी आयताकार आकृति होती है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा करना होता है। तो देखो 48 को 42 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2016 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखो ये 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो दोनों को गुणा कर दिया, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 750। फिर है 3 नंबर, हल कीजिए कि एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर गोटे की लंबाई 60 मीटर है, तो रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखो हम जानते हैं वर्गाकार आकृति, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो ये बोल रहे हैं कि इसकी यहाँ से शुरू करो ऐसे, है ना। तो यहाँ से शुरू करोगे तो ये पूरी लंबाई इसकी जो दे रखी है ये कितनी है, 60 है। तो
हमें इसकी एक की पता करना हो, भाई एक भुजा कितनी है, तो देखो टोटल 4, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे देंगे तो इसकी एक भुजा कितना आ जाएगी, 4 का भाग दोगे 60 में तो कितना आ जाएगा 15, यानी एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई 15। ठीक है, अब जैसे हमारे पास इसकी एक भुजा आ गई तो देखो फिर पूछ रहा है कि आगे एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो हमने निकाल ली 15 सेंटीमीटर। 4 भुजा की लंबाई 60 है तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। फिर वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल, वर्गाकार या आयताकार, तो वर्गाकार और आयताकार आकृति का क्षेत्रफल के हमें अभी पढ़ा है कि उसकी लंबाई को किससे गुणा कर दो, चौड़ाई से। अब वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, देखो ये 15 है तो ये भी कितना होगी 15, ये भी कितनी होगी 15, ये भी कितनी होगी 15, तो हमें इन दोनों को गुणा कर देंगे, 15 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 225 सेंटीमीटर। तो ये वर्गाकार आकृति क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 225 है। तो इस प्रकार से देखो हमने पढ़ लिया कार्यपत्रक 19 से लेकर 24 तक। तो आपको इसको सुंदर सुंदर राइटिंग से समझ के अपनी वर्ग पुस्तिका में, कार्य पुस्तिका में बढ़ना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अच्छे से खाना पीना, अच्छे से सोना है, और नियमित रूप से स्कूल जाना है। ठीक है, थैंक यू।